हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की, और जो कि रिलेटेड है डबली रेनफोर्स बीम सेक्शन से। राइट, डबली रेनफोर्स बीम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है। लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट किया था उसमें हमने एफई 250 ग्रेड को यूज करते हुए किस तरीके से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, किस तरीके से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, मैंने ये सिखाया। अब इस न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहली बात तो हम ग्रेड ऑफ स्टील को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वहां जो मैंने ग्रेड ऑफ स्टील एफई 250 लिया था तो उसके रिस्पेक्ट में एफएससी कैसे निकालते हैं हमने वो देख लिया था। बट अगर ग्रेड ऑफ स्टील 415 आ जाता है, एफई 415 आ जाता है, एफई 500 आ जाता है, तो उस केस में आपको एफएससी निकालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम उसी न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, और न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ डबली रेनफोर्स्ड बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन। दैट मीन ये हमसे मूवमेंट ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन की। हैविंग अ विड्थ ऑफ 300 mm, इसकी जो विड्थ है बीम की वो 300 mm। तो सबसे पहले हम डेटा में लिखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा, जिसमें हमको क्या लिखा है, सबसे पहले विड्थ ऑफ बीम दी हुई है, बी की वैल्यू वो कितनी दी है 300 mm। 300 mm। इसके बाद बोला है रेनफोर्स्ड विद 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया, 5 बार्स दी हैं 25 mm डाया एट एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 600 mm। ठीक, तो इसका मतलब 5 बार्स दी हैं 25 mm की, वो दिया है हमको एएसटी। एएसटी दिया है 5 बार्स 25 mm डाया। ठीक, बार्स एट एन इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है, इफेक्टिव डेप्थ दी हुई है मीन्स स्मॉल डी, वो कितनी दी है 600 mm। 600 mm। इसके बाद जाते हैं द कंप्रेशन स्टील इज मेड अप, कंप्रेशन स्टील दिया है मतलब एएससी कितना दिया है 2 बार्स ऑफ 25 mm डाया, 2 बार्स ऑफ 25 mm डाया, 2 बार्स ऑफ 25 mm डाया। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि कभी आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एएसटी कौन सा है एएससी कौन सा है, तो हमेशा एएसटी जो होगा ना वो ज्यादा वाला होगा, क्योंकि वो एएसटी 1 प्लस एएसटी 2 से मिलकर बना है, और एएससी जो होगा वो कौन सा होगा, हमेशा कम वाला है। तो आप इस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। राइट, इफेक्टिव कवर हमें इसके आगे दिया है, इफेक्टिव कवर मतलब डी डैश दिया हुआ, इफेक्टिव कवर डी डैश दिया हुआ है जो कि दिया है 60 mm। ये इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर 60 mm दिया। इसके अलावा दिया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है M20, तो जिसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप सीखे हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ग्रेड ऑफ स्टील दिया है Fe415, तो उसकी यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके से ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील दिया है। इसके अलावा एक और चीज दी है, इसने बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द सेफ यूडीएल, ऑल्सो कैलकुलेट द सेफ यूडीएल बीम कैन कैरी इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ओवर द इफेक्टिव स्पान ऑफ 8 मीटर, यूज द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर कैलकुलेट एफएससी। इसका मतलब अपन को इसमें सेफ लोड भी निकाल के देना कि ये जो बीम बना है ये कितने लोड को कैरी कर सकता है इंक्लूडिंग सेल्फ वेट और लाइव लोड को मिला के कितने लोड को कैरी कर सकता है, तो वो लोड भी निकाल के देना है, जैसे सिंगली रेनफोर्स बीम में भी निकालना सीखा था हमने। और प्लस इसने क्या बोला है कि जो आपका बीम है उसकी इफेक्टिव स्पान जो है, इसकी इफेक्टिव स्पान भी दी हुई है, इफेक्टिव स्पान मींस एल ले लीजिएगा, वो आपको 8 मीटर दी हुई है यहाँ पे 8 मीटर। और इसके अलावा बोला है कि यूज द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दी हुई है किसके लिए, एफएससी की वैल्यू को निकालने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंडीशन होगी कि आपको इस टाइप की एक टेबल दे दी जाती है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है एफएससी की वैल्यू निकालने के लिए, ये गिवन दी हुई है। एप्सिलॉन एससी स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, एफएससी न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेस होती है, तो यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये बोल रहा है जब 0.00241 होगा तो ये होगा 342.8 के बराबर, और अगर वैल्यू 0.00276 होगी तो ये होगा 351.8 के बराबर। ठीक है, ये टेबल भी आपको क्वेश्चन में दी, और आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और आपको निकालना है सेफ यूडीएल कैसे निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप तो गिवन डेटा होगा, गिवन डेटा मैंने आपको लिख के बता दिया।
अब आगे जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ASC जो हमें दिया है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ASC हमें कितना दिया था, 2 बार्स, कितने mm की दी है, 25 mm की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा π/4 25 का स्क्वायर, यहाँ से हमको ASC मिल जाएगा। तो ASC हमारा आ रहा है 981.7 mm स्क्वायर। इसके बाद इसी तरीके से हम AST भी निकाल लेते हैं। तो AST में कितनी बार दी हैं, तो AST के लिए हमें बार दी हैं 5 बार्स दी हैं, तो 5 ले लीजिए, इंटू एक बार का एरिया कितना होता है, तो π/4 d स्क्वायर, डी यहाँ पे कितना है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे AST आ रहा है 2454.4 mm स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका AST है। ठीक है, तो AST कैसे निकालते हैं, पहले भी नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूँ कि ऐसी बार है, बार कितनी बार है, यहाँ पे 5 बार्स हैं तो 5 लिख दिया, और एक बार का एरिया क्रॉस सेक्शन से देख लीजिए, तो क्रॉस सेक्शन क्या दिखता है, सर्कल, जो रॉड होती है वो डायमीटर होता है, सर्कल होती है, तो π/4 d स्क्वायर उसका एरिया हो गया, तो π/4 d स्क्वायर, डी मतलब डायमीटर ऑफ बार, तो इससे आप AST निकाल सकते हैं, इसी तरीके से ASC निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, AST ASC मिल गया, FC कैप बाय सब मैंने लिख लिया। अब मेरी बात होती है अगला स्टेप के लिए, जो कि होगी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या बोलता हूँ, मैंने बोला जब भी आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, बोला जाए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे टाइप ऑफ सेक्शन आपको पता चलेगा, और जब टाइप ऑफ सेक्शन पता होगा तभी आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसका मतलब हमारा ये स्टेप होना चाहिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XU से, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला वही होगा जो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। क्या होता है, XU इक्वल कितना हो जाएगा 0.87 FY AST माइनस FSC ASC डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू B, ये XU का फॉर्मूला होगा। लेकिन XU निकालने के लिए डबली रेनफोर्स बीम में, सिंगली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि FSC होता नहीं वहां पे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि FSC नहीं है, जब तक FSC नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने से पहले आपको FSC निकालना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा, आपको इसका FSC निकालना पड़ेगा। FSC मतलब स्ट्रेसेस इन स्टील एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन, जो कंप्रेशन साइड में स्टील लगा है उस लेवल पे जो स्ट्रेसेस आपको मिल रही है वो है। तो FSC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि FSC निकालने के लिए टेबल दी हुई है यहाँ। पुराना क्वेश्चन जो आपने देखा होगा इससे पहले वाले लेक्चर का, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखिए, उसमें ग्रेड ऑफ स्टील 250 दिया था, 250 ग्रेड। तो 250 ग्रेड को निकालने के लिए, FSC निकालने के लिए उसमें डायरेक्ट कंडीशन है कि ESC निकालो, एप्सिलॉन SC निकालो, और फिर उसमें मैंने डायरेक्ट कंडीशन बता दी थी कि एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले डायरेक्ट निकल जाता है उससे, जो कि हमने उसमें 0.87 FY से निकाला। बट जब 415 का ग्रेड ऑफ स्टील हो या 500 का ग्रेड ऑफ स्टील हो या 550 का हो, जब HYSD स्टील की बात चल रही हो, उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। उस कंडीशन में आपको एक टेबल यूज करनी पड़ती है, वो बहुत बड़ी सी टेबल है जो कि IAS कोड में भी नहीं दी है, वो दी रहती है SP16 में, और SP16 आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ले जा नहीं सकते, उसको कैरी नहीं कर सकते, तो उतनी बड़ी टेबल याद भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपकी हेल्प के लिए उस टेबल में से एक छोटा सा पार्ट आपको हमेशा कट करके दे दिया जाता है, और इस पार्ट को यूज करके आप FSC की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इस FSC को निकालने के लिए भी आपको एप्सिलॉन SC तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला एप्सिलॉन SC निकाल लेते हैं, अपन को फॉर्मूला तो पता है, अपन जाते हैं IAS कोड में, 456/2000 पेज नंबर 96 पे जाएंगे, वहां से हमें ये एप्सिलॉन SC का फॉर्मूला मिल जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला मिलता है 0.0035 XU max माइनस D डैश बाय XU max, ये बोलता है। सबसे पहले XU max देख लेते हैं। XU max होगा फॉर Fe415 स्टील, कहा जाएंगे अगेन IAS कोड 456/2000 पेज नंबर 70, तो वहां पे आपको XU max की वैल्यू मिलेगी। वो कितनी मिलेगी, वो आपको XU max की वैल्यू मिलेगी वहां पर 0.48 D के बराबर। तो 0.48 इंटू D करेंगे, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम यहाँ पे दी हुई है आपको 600, तो यहाँ पे आप 600 ले लीजिएगा।
तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 288 mm के बराबर। क्या? एक्सयू मैक्स। तो इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहां से इसको जब पुट करेंगे, एक्सयू मैक्स 288 माइनस डी डैश आपके पास है 60 डिवाइडेड बाय 288। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है सॉल्व होने के बाद 0.00277, ये इतनी आ रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एफएससी देखता हूं, कहां से? इस टेबल से, तो मेरी एएससी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.00277, 0.00276, मतलब ऑलमोस्ट इतनी। तो इसके लिए एफएससी कितना लिखा है यहाँ पे? 351.8, मतलब एफएससी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट यहां से मिल गई 351.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये मेरे को एफएससी की वैल्यू मिली, जिसमें क्या करना है मेरे को? ये एप्सिलॉन एससी निकालना है, आईएस कोड में जाना है, उस फॉर्मूले से निकालना है, एक्स मैक्स की वैल्यू पुट करना है, ये निकाली, फिर मेरे को इस टेबल से मैच करनी। अगर ये वैल्यू होती तो मैं ये ले लेता, ये आई है तो मैंने ये ले ली, बट अगर इसके बीच में कहीं आ जाती तो मुझे इसको इंटरपोलेट करना पड़ता। तो अभी मैंने ये माना कि मेरी अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू मैक्स है, एक्सयू मैक्स के बराबर है, तो उस कंडीशन में एफएससी मेरा इतना है। तो अब जैसे ही मुझे एफएससी मिला, इससे अब मैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के देख लेता हूँ। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी आ रही है हम वो निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब निकालेंगे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो नाउ विल कैलकुलेट एक्सयू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, हमारा एफएससी हमें मिल गया है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 0.87 का 87 रहेगा, एफ वाई आपके पास 415 था, एएसटी आपने जो निकाला था वो एएसटी आपके पास था कितना? 2454.4, ठीक, माइनस एफएससी। एफएससी की वैल्यू अभी आपने निकाली 351.8 इंटू एएससी। एएससी आपने निकाला था 981.7, राइट, डिवाइड कर देंगे 0.36, एफसी के 20 और बी आपके पास था 300, तो यहाँ पे 300 से ये मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से आपको एक्सयू मिलेगा, और वो जो एक्सयू निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो निकल के आ रहा है 250.4 के बराबर, 250.4 एम के बराबर, 250.4 एम। दैट मीन कि जो एक्सयू आपने कैलकुलेट किया है मीन्स 250.4, वो लेस देन है किससे? जो एक्सयू आपने एज्यूम्ड किया था। क्या एज्यूम्ड किया था? तो आपने जो एक्सयू एज्यूम्ड किया था वो एक्सयू आपके पास था, जो एक्सयू आपने एज्यूम्ड किया था वो था आपके पास 288 mm के बराबर। और ये कहां से निकला था? ये हमने निकाला था 0.48 इंटू डी से, जो एक्सयू मैक्स हमने निकाला था वही था ना। तो जब हम डबली रीइंफोर्स बीम की बात करते हैं और 415 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं, या 500 ग्रेड ऑफ स्टील की बात करते हैं, या HYSD स्टील की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक्सयू मैक्स की वैल्यू एज्यूम करते हैं, जिससे हमने एफएससी निकाल लिया। अब जब उसको पुट करके मैं एक्सयू निकाल रहा हूं, तो क्योंकि मेरा एक्सयू जो मैंने एज्यूम किया था, एक्सयू मैक्स जो मैंने 0.48 इंटू डी लिया था आईएस कोड के पेज नंबर 70 से, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा आ रहा है। दैट मीन कि हमको फिर से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। और क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि हमारी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये कम आ रही है। दैट मीन अब हम ये मानेंगे कि हमारी जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, अब हम ये मानेंगे। जब भी इससे ये वैल्यू कम आएगी तो अब नेक्स्ट ट्रायल में जो एक्सयू की वैल्यू मानेंगे वो ये मानेंगे, और फिर इसको यूज करके फिर से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। अगर वो इसके बराबर आती है, दैट मीन कि यही आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। लेकिन अगर वो भी इससे ज्यादा आ जाती है या इससे कम आ जाती है मीन्स, तो उस कंडीशन में फिर से हमें डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी, फिर ट्रायल मानना। तो क्योंकि ये वैल्यू अपनी पहली वैल्यू से कम आ गई जो हमने एक्सयू मैक्स निकाला था, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो इस केस में हम लिखेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हम यहां पे लिखेंगे हेंस आवर assumption is wrong, assumption is wrong। और फिर क्या करेंगे? तो इस केस में हम मानेंगे सेकेंड ट्रायल लेंगे, और एज्यूम करेंगे कि जो हमारा एक्सयू है वो ये छोटा वाला है 250
0.4 mm, यह मैक्सिमम। तो अब इस XU के रिस्पेक्ट में वापस से हम एप्सिलॉन SC निकालेंगे, जो कि IS कोड के पेज नंबर 96 से लेना है आपको। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, XU अब हम मान रहे हैं 250.4, डी डैश हमारे पास कितना 60 डिवाइड बाय 250.4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो एप्सिलॉन SC आ रहा है वो 0.00266 आ रहा है, इतना है। अब इसको लेके इस टेबल में अगर जाता हूं तो 0.0266, 0.0241 ये अलग वैल्यू है, 0.00276 ये अलग वैल्यू है। इन दोनों के बीच में है, ये 241 से ज्यादा है और 276 से कम है, इसके मतलब इसके बीच में लाई करेगा। तो जब वो बीच में लाई करेगा तो उस कंडीशन में आपको इसको इंटरपोलेट करना पड़ेगा FSC को निकालने के लिए। इस FSC को निकालने के लिए इंटरपोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आ रही है इसके बीच में आ रही है, मतलब यहाँ पे भी FSC की वैल्यू आपकी बीच में आएगी। 342.8 से ज्यादा आएगी, 351.8 से कम आएगी। तो इंटरपोलेट कैसे करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है FSC की वैल्यू वो ले लीजिए, वो कितनी लिखी है 342.8, इंटरपोलेट करना है बीच की वैल्यू को निकालेंगे, फिर प्लस लगाइए, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू लीजिए, उसमें से ये मिनिमम को माइनस कर दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू 351.8 माइनस 342.8, इसको माइनस करिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट लेंगे, इसको लीजिए। हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है, हमको जिसके लिए वैल्यू निकालनी है 0.00266, इसका मतलब 0.00266, इसमें से आप माइनस कर दीजिए जो इसकी मिनिमम वैल्यू है 0.00241 को, ठीक है, और डिवाइड करिए, किससे डिवाइड करिए, आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.00276, इसमें से माइनस कर दीजिए इस मिनिमम वैल्यू को 0.00241 को, ठीक। तो अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको FSC मिलेगा, और जब आप इसको कैलकुलेट करके लेके आएंगे तो ये FSC आएगा 349.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतनी आएगी वैल्यू 349, मतलब 42 से ज्यादा आएगी और 351 से कम आएगी। तो ये कि उससे ज्यादा है और नीचे वाली से कम, 349.2 न्यूटन पर एम। तो इंटरपोलेट आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपको ये FSC मिल गया है। अब वापस से आप XU में ये पुट करेंगे, अगेन कैलकुलेट XU को अगेन अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा, मींस 0.87 इंटू FY की जगह 415 इंटू AST वही रहेगा जो इसमें हमने पुट किया था 2454.4 माइनस FSC ये वाला हमने जो निकाला 349.2 इंटू ASC हमारा वही पुराना रहेगा 981.7 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 20 इंटू 300, ठीक है, B की वैल्यू 300। जब इसको कैलकुलेट करके आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आपकी जो XU की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 251.6 mm, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है जो आपने एज्यूम करी थी। आपने कितनी एज्यूम करी थी, ये एज्यूम करी 250.4 mm। कम ज्यादा होती तो फिर सेकंड नेक्स्ट ट्रायल आता, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है। दैट मीन कि हमारा XU भी जो होगा हम इसी को ले लेंगे, कितने को 251, जो अभी निकला है आपका वो निकला है कितना 251.6 mm। दिस इज फाइनल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को यूज करके हम इस पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं और इसके ऊपर लोड निकाल सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन कभी भी याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी फाइट है इस न्यूमेरिकल में वो FSC फाइनल करने की। 250 रहता है जब बहुत बड़ी फाइट नहीं है, मैंने बता दिया, सिंपल 2 फॉर्मूले थे, उससे निकल जाता है। बट 415, 500 और 550 के लिए आपकी फाइट ऐसी रहेगी। इस टाइप की टेबल अगर आपको दी है तो आपको इस तरीके से निकालना है। FSC को निकालने के यहाँ पे नंबर ऑफ तरीके,
एक तो ये टेबल से भी निकलता है, एक बड़ी टेबल से भी निकलता है, कुछ कंडीशन डायरेक्ट की भी है, लेकिन आपके लिए ये वाली अगर टेबल दी तो आपको इससे ही निकालना पड़ेगा। तो ये टेबल एग्जाम में कई बार गिवन आई है, तो आप इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब आगे निकालते हैं हम इसको यूज करके इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा निकल गया है। अब जो हमें निकालना है वो सीधा अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, अल्टीमेट ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में आपको कि 0.36 एफसी के बीएक्सयू जो C1 की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके लिए आराम से, प्लस जो C2 की वैल्यू बताई थी एफएससी एएससी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके लिए आराम से, जो डी माइनस डी डैश। अब इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 0.36 तो 0.36 रहेगा। एफसी के मेरे पास 20 था। विड्थ ऑफ बीम जो मेरे पास थी, विड्थ ऑफ बीम 300 थी, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, एक्सयू मैंने जो निकाला है, एक्सयू की वैल्यू पुट करूंगा तो जो एक्सयू मेरा निकला है वो कितना निकला था, फाइनल मैंने लिखा 251 पॉइंट कितना लिया था 6। उसके बाद ब्रैकेट डी मेरे पास कितना है 600 माइनस 0.42 एक्सयू अगेन, तो एक्सयू की वैल्यू है आपके पास 251.6, राइट, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस एफएससी, तो एफएससी की वैल्यू अपनी कितनी निकली थी, तो एफएससी फाइनली हमारी निकली थी 349, जो हमने इंटरपोलेट करके निकाली थी वो वाली 349.2 इंटू एएससी हमारे पास था 981.7 और ब्रैकेट डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 600 माइनस डी डैश है हमारे पास 60। तो इसको जब कैलकुलेट करता हूँ टोटल तो यहाँ से मुझे एमयू मिलेगा और वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे मिल रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 453,763 इंटू 10⁻³ और ये मुझे मिल रहा है न्यूटन एमएम में। अब इसको न्यूटन एमएम से किलो न्यूटन मीटर में करना है, तो न्यूटन को किलो बनाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड और एमएम को भी मीटर बनाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड, मतलब इसको किलो न्यूटन मीटर बनाने के लिए 10⁻³ मतलब 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो और करके आप लिख सकते हैं mu इक्वल, जब इसको 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगी और एक 10⁻3 1 2 3 मतलब ये वैल्यू आपके पास आएगी 453.763 किलो न्यूटन मीटर। ये इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, ये इसका आंसर होगा। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ साथ में इसने हमसे एक और चीज पूछी थी, ये तो इसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कि जो बीम हम ये बना रहे हैं जिसकी विड्थ कितनी है 300, जिसमें AST कितना लिखा है 5 बार्स ऑफ 25 mm डाया, जिसमें इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 600, जिसमें ASC कितना लगा है 2 बार और 25 mm डाया, कवर इसका इतना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इतनी है, ग्रेड ऑफ स्टील इतना है, जिसका ये डेटा है, ऐसा कोई जो बीम बनेगा वो कितने मैक्सिमम मूवमेंट को रजिस्ट कर पाएगा, तो वो मूवमेंट को रजिस्ट कर पाएगा 453.763 किलो न्यूटन मीटर के मूवमेंट को रजिस्ट कर लेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा, इससे ज्यादा मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब इसने अपन से ये भी बोला है कि ये मूवमेंट जो रजिस्ट हो रहा है, इस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में आपको ये भी बताना है कि वो बीम कितने लोड को रजिस्ट कर पाए, वो कितने लोड को कैरी कर पाए, वो सेफ लोड भी निकालना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमें सेफ लोड निकालना है, सेफ लोड हमसे जो पूछा गया है यूडीएल के फॉर्म में पूछा है, हमें उसे निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल लाइन डायग्राम बना लेते हैं बीम का। तो ये आपका बोथ हैंड सपोर्टेड बीम हो गया, जिसकी स्पान आपको दी है L 8 मीटर क्वेश्चन, और यूडीएल के फॉर्म में लोड निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक यूडीएल लगा देते हैं। तो मान लिया कि ये जो लोड है वो कितना है W जो अल्टीमेट लोड निकलता है, और काय में मान लेते हैं ये निकलेगा आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि मूवमेंट भी हमारे पास किलो न्यूटन मीटर। तो इसको यूज करके अगर मैं लोड निकालना चाहूं तो मेरे को पता है जो WU यहाँ पे है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्ड लोड, और इसको डिजाइन लोड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो W है वो इंक्लूडेड सेल्फ वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर से लोड आ रहा है वो तो है, प्लस जो बीम की वजह से लोड आ रहा है, बीम मतलब जो बीम के डायमेंशन है, बीम की वजह से सेल्फ वेट आ रहा है, उसको मिला के जो लोड मिलेगा वो WU मिलेगा, क्योंकि बेसिकली जो ये मूवमेंट रजिस्ट हो रहा है ना वो टोटल लोड की वजह से हुआ,
मतलब जिसमें सेल्फ लोड भी मिला हुआ है और जिसमें लाइव लोड भी मिला हुआ है, डेड लोड भी है और लाइव लोड भी। तो यहां से जो लोड मिलेगा ना आपको वो टोटल मिलेगा। तो अगर वो सिर्फ बोल रहा है कि टोटल लोड निकालना है जिसमें इंक्लूडिंग सेल्फ वेट है तो डब्ल्यू निकाल देंगे। अगर वो बोले कि सिर्फ लाइव लोड निकाल के बताइए तो उस कंडीशन में फिर हमें डेड लोड अलग निकालना पड़ेगा, इस टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, जब जाके हमको लाइव लोड मिलेगा, जो मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स बीम में बताया। तो अभी हमसे दिया डब्ल्यू पूछा है हमसे, तो डब्ल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि जब यूडीएल किसी बीम के ऊपर लगता है तो इसकी वजह से जो मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है, मैक्सिमम मूवमेंट ड्यू टू यूडीएल, वो कितना होता है, एम यू इक्वल होता है डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाय 8 के बराबर, जो सेंटर का है। ये हम लोगों ने टॉस में बहुत अच्छे से बताया। तो अब एम यू जो होता है यहां पे लिखेंगे वी नो, एम यू जो होता है वो इस एम यू के बराबर है, मतलब जितना मूवमेंट आएगा उतना ही रजिस्ट होगा। तो रजिस्ट इतना हो रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि इतना मूवमेंट आएगा उसके बराबर ये रजिस्ट होगा। तो एम यू कितना रजिस्ट हो रहा है, 453.763 इंटू न्यूटन एमएम में ले लूँ उसको, अगर मत लीजिए न्यूटन एमएम में, क्योंकि सारी वैल्यू हमारी किलो न्यूटन में चल रही है, तो ऐसे ले लीजिए। इक्वल डब्ल्यू यू हमें निकालना है, ये भी हम किलो न्यूटन पर मीटर में ही बता देंगे। एल हमारे पास ऑलरेडी मीटर में है तो ये 8 का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 8 हो गया। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मेरे को डब्ल्यू यू मिलेगा। तो डब्ल्यू यू जो मेरे को इसको सब कैलकुलेट करके निकल के आ रहा है वो डब्ल्यू यू आ रहा है 56720। कब, जब मैं न्यूटन पर मीटर की बात करूं, लेकिन मैंने कहा मैं निकाला किलो न्यूटन पर मीटर में, तो 10⁻³ मतलब ये आएगा 56.720 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना आ रहा है मेरे पास। अब क्योंकि ये डब्ल्यू है मतलब फैक्टर्ड लोड है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई है। तो अगर मुझे वर्किंग लोड पूछा है, नॉर्मली हमसे वर्किंग लोड पूछता है, तो अगर मैं सेफ यूडीएल पूछूं, सेफ यूडीएल मतलब वर्किंग लोड की बात कर रहा है, तो वर्किंग लोड कैसे निकालूंगा, मतलब डब्ल्यू कैसे निकालूंगा, इस डब्ल्यू यू को डिवाइड कर दीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से, तो डब्ल्यू मिल जाएगा। तो ये 56.720 डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, इससे जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 37.813 किलो न्यूटन पर मीटर, और यही आपका आंसर है। मतलब इतने लोड को ये वियर करेगा, इतना लोड इस पे आएगा मैक्सिमम, इतने लोड को ये वियर कर सकता है। जब हम डिजाइन करते हैं तो हम इस लोड को मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हम जो डिजाइन करते हैं वो डब्ल्यू यू के लिए डिजाइन करते हैं, हम डब्ल्यू के लिए नहीं करते। डब्ल्यू हमारे पास वर्किंग लोड होता है और हम डिजाइन करते हैं डब्ल्यू यू के लिए, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करने के बाद सेफर साइड के, जब हम एलएसएम मेथड से डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमसे डब्ल्यू पूछा है, कभी भी अल्टीमेट लोड बोले या फैक्टर लोड बोले तो सिर्फ यहीं पे खत्म कर देना, लेकिन सेफ लोड बोल रहा है तो उस कंडीशन में 1.5 से डिवाइड करके ये सेफ लोड निकाल के दे देना। तो इस तरीके से आप सेफ लोड निकाल सकते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में। अब नेक्स्ट केस में मिलेंगे हम डिफरेंट केस में, जिसमें हम बात करेंगे एक डिफरेंट न्यूमेरिकल की।